हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश पाल जी हैं, अभिषेक जी हैं, इंद्रेश चौहान हैं, रेखा सरोज जी हैं, सौरभ कश्यप हैं, साक्षी यादव हैं, अंजलि कुमारी जी हैं, नीरज मिश्रा हैं, विकी सोनकर हैं, रविंद्र प्रताप सिंह हैं और खुशबू यादव जी हैं, सुलभ यादव हैं, अभिषेक जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों का। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सभी लोग बहुत शानदार होंगे। आलोक जी बोल रहे हैं कि सर आपकी आंखें सूजी हुई हैं। चलिए, सूजी हुई क्या मेरे प्यारे बच्चे के? ठीक है, रात में 12 बजे तक एक क्लास ली, ठीक है, एलटी ग्रेड में, तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, सो नहीं पाए सही से ढंग से। अखंड जी हैं और शोभा जी हैं, अभिषेक पाल हैं जी। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है। एक और कमेंट आ गया अभिषेक जी का। अभिषेक जी बोल रहे हैं कि सर आपकी आंखें सूज रही हैं, क्या सोई नहीं है? इस पर मुझे एक शेर याद आता है, एक बहुत जबरदस्त है, आप सुनिएगा कि हम सारी रात सोए नहीं उनसे मिलने के चक्कर में। हम सारी रात सोए नहीं उनसे मिलने के चक्कर में, और जब सुबह हुई और उनसे मिले, जब सुबह हुई और उनसे मिले, तो वो हमारी सूजी हुई आंखें देखकर बोले कि मुझे नफरत है शराबियों से। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है कि आज हम संवैधानिक विकास में परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। 1861, 1892 और 1909 का परिषद अधिनियम, और उसके बाद फिर हम दो शासन अधिनियम पढ़ेंगे, 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है जी। तो इन दो चीजों को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। एक तो परिषद अधिनियम। देखो, परिषद का मतलब होता है कि केंद्रीय विधान परिषदों की स्थापना करके, ठीक है, उसमें भारतीयों को अपना सहयोगी बनाना। केंद्रीय विधान परिषदों की स्थापना करना, केंद्रीय विधान परिषद कानूनों का निर्माण करेंगे, उसमें भारतीयों को शामिल करना, जिससे कि जो भारतीयों की महत्वाकांक्षा है कि हमें प्रशासन में भागीदारी दी जाए, तो उनकी उस महत्वाकांक्षा को, ठीक है, थोड़ा बहुत शांत किया जाना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है, ठीक है, परिषद अधिनियम का। जबकि शासन अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर किस तरह से चलाया जाए और भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कैसे की जाए। तो इसके लिए ये भारत शासन अधिनियम आए हैं 1919 और 1935 के। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम इसे बहुत आराम से कर लेंगे, बड़े आराम से हम कर लेंगे। इसमें सबसे पहला है
1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि बेशक ये आर ये एग्जाम लिखा हुआ है क्योंकि एक वन शॉट प्रोग्राम है, लेकिन ये हो आप ही के एग्जाम के लिए रहा है, आप ही की क्लास के लिए हो रहा है, ये कोई ठीक है ना रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो मैंने क्या बोला, जितने भी परिषद अधिनियम हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि परिषदों की स्थापना करना और उसमें भारतीयों को शामिल करना, भारतीयों को अपना सहयोगी बनाना, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। जी ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और केंद्रीय विधान परिषद का गठन करके उसमें कानून बनाने के लिए भारतीयों का सहयोग लिया गया। ठीक है ना, कुल मिलाकर क्योंकि भारतीय लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाई ठीक है ना, हमें प्रशासन में आप भागीदारी दीजिए, तो इसलिए अंग्रेजों ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यह अधिनियम वो लेकर आए। इस अधिनियम से 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। स्वाभाविक सी बात है, ये 3 भारतीय वो होंगे जो अंग्रेजों के सहयोगी रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह का। ये वही 3 भारतीय होंगे जो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि अंग्रेजों के चाटुकार टाइप के होंगे। तो इस अधिनियम से 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया और वो 3 भारतीय कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक है, अन्य सदस्य गैर सरकारी होने थे। जो अन्य सदस्य होंगे केंद्रीय विधान परिषद में वो गैर सरकारी होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि बहुमत सरकारी सदस्यों का होना था, मतलब जो सरकारी सदस्य चाहेंगे वही होगा, क्योंकि अंततः बहुमत तो सरकारी सदस्यों का है। तो सरकारी सदस्य यदि किसी भी विधेयक को पारित कराना चाहते हैं तो बड़ा इजीली पारित करा देंगे, और अगर वह किसी भी विधेयक को गिराना चाहते हैं जो ब्रिटिश सरकार के हित में नहीं है तो उसे गिरा देंगे, क्योंकि ठीक है बहुमत अंततः सरकारी सदस्यों का ही होता था मेरे प्यारे बच्चे। इसमें इसी अधिनियम के तहत पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये वो अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे जिस अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया और गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो गैर सरकारी सदस्य थे वो बजट पर प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, उनको बजट पर प्रश्न पूछने का भी लिटरली अधिकार नहीं था। तो पहली बार आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, तो आप कहेंगे 1861 के परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव, लेकिन बहुमत ठीक है सरकारी सदस्यों का ही होना था। बाकी के सदस्य ठीक गैर सरकारी थे, बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होना था। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अर्थशास्त्री विल्सन हुए, अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया, ठीक है ना, और गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया। प्रश्न बड़ा पूछा जाता है बेटा कि विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे आज राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत या फिर राज्यपाल को 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है कि वह विशेष अवस्था में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जब संसद का या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन सत्र में ना हो, तो ऐसे ही गवर्नर जनरल को भी मेरे प्यारे बच्चे कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अधिकतम अवधि ठीक है 6 माह होती थी। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई, मतलब ठीक है सरकार शासन को चलाने के लिए विभाग बनाई गई, और यही विभाग बेटा आगे चलकर यही विभाग जो है समय के साथ रिफाइंड होकर ठीक है भारत में वर्तमान मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखते हैं। आज आप देखें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो पूरा शासन प्रशासन है वो मंत्री परिषदीय व्यवस्था, और मंत्री परिषद में भी मेरे प्यारे बच्चे ठीक है प्रत्येक विभाग में प्रत्येक मंत्रालय में बहुत सारे विभाग होते हैं और उनके माध्यम से ही प्रशासन चलाया जाता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं और सभी मंत्रालयों के भीतर विभाग है जिनके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता है। तो पहली बार विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ही हुई, जिसका उद्देश्य था कि कानूनों को लागू करना। ठीक है, इसलिए इस अधिनियम को बेटा भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 5वां सदस्य जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में मेरे प्यारे बच्चे ठीक है अब 5वें सदस्य को जोड़ दिया गया, क्योंकि 4था सदस्य स्थायी कर दिया गया था 1833 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। थैंक यू।
चौथा सदस्य स्थायी कर दिया गया था बेटा 1833 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, मैंने आपको बताया था। तो अब गवर्नर जनरल की परिषद में पांचवा सदस्य भी जोड़ दिया गया, पांचवा सदस्य जोड़ा गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, मतलब कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ मेरे प्यारे बच्चे। और कानून बनाने की शक्ति का इस प्रकार से विकेंद्रीकरण हुआ कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को दोबारा से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कह दिया गया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पुनः कानून बना सकती हैं, उनको दोबारा से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। अब 1892 का परिषद अधिनियम है, स्वाभाविक सी बात है 1892 का परिषद अधिनियम एक तरह से 1861 के परिषद अधिनियम में थोड़ा वो संशोधन करना था। यहां पर क्या हुआ कि अब गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में तो गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। यहां पर गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में थोड़ी सी वृद्धि की गई और उस वृद्धि करने के माध्यम से बोला गया कि गैर सरकारी सदस्य अब बजट पर प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। इसके अलावा सरकारी नीतियों पर भी वे प्रश्न पूछ सकते हैं और सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अधिकार दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चे। इसी अधिनियम के माध्यम से ध्यान रखना 3 भारतीयों को शामिल किया गया केंद्रीय विधान परिषद में, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी और फिर उस में था। 3 भारतीय इस अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए, लेकिन इसमें क्लियर बोल दिया गया अगर किसी भी गैर सरकारी सदस्य ने बजट पर प्रश्न पूछा, ठीक है, अगर किसी भी गैर सरकारी सदस्य ने बजट पर प्रश्न पूछा तो सरकार, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाउंडेड नहीं है, सरकार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पूरक प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता। पूरक प्रश्न का मतलब होता है बेटा प्रश्न पर प्रश्न पूछना। ठीक है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि दिग्विजय कैसे हो, ठीक है, तो मैं आपसे पूछने लगा कि पहले तू बता भाई अपने हालचाल, तू कैसा है। क्लियर है, तो इसको कहते हैं प्रश्न पर प्रश्न पूछना। तो पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, मत विभाजन का भी अधिकार नहीं था, ठीक है, मत विभाजन का भी अधिकार नहीं था। और अभी भी बहुमत जो है वह सरकारी सदस्यों के ही पास था, गैर सरकारी सदस्यों के पास बहुमत नहीं गया था। 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल कर लिया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। और वह 3 भारतीय जिनको केंद्रीय विधान परिषद में इस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया वो गोखले, बनर्जी और मेहता थे। ठीक है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे निर्वाचन शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो जरूर हुआ, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, लेकिन कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, लेकिन निर्वाचन शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। यह इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बेटा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इनको मार्लिमेंटो सुधार बोला जाता है ना। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार, और इसको बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये पहला अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे जिसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि पहला अधिनियम है जिसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी। तो वो कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी? तो वो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में बेटा मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है। आज भी हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों को आरक्षित किया जाता है, लेकिन वो धर्म के नाम पर नहीं किया जाता। वो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है कि लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, लिख लो आप, लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो वो क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए। लेकिन यहाँ पर, ठीक है ना, धर्म विशेष, समुदाय विशेष के आधार पर सीटें आरक्षित की गई। और सबसे पहले, ठीक है, मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है तो वहां पर केवल मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है। ये बात हमारी समझ में आती है कि ठीक है भाई, ठीक है। हमारे यहाँ भी वर्तमान में व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, पंचायतों में भी है आरक्षण की व्यवस्था। लेकिन वोट तो हर कोई देता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। जनरल का भी वोट देता है, ओबीसी का भी वोट देता है, एससी का भी देता है, एसटी का भी देता है, सब वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था सांप्रदायिक निर्वाचन में कि जिस धर्म का प्रतिनिधि खड़ा होगा, सबसे पहले तो ये मुसलमानों के लिए लाई गई थी, तो केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे, मुसलमानों के लिए था सांप्रदायिक निर्वाचन। तो जिस सीट पर, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मतलब जो सीट सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत आरक्षित है और जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है,
तो वोट देने का अधिकार भी केवल उसी धर्म के लोगों को होगा। अन्य धर्म के लोग इनफैक्ट वोट भी नहीं कर सकते। अन्य धर्म के लोगों को तो बेटा वोट करने का राइट भी नहीं है। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर बेटा 60 कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया। 60 में से 33 सदस्य होने थे बेटा मनोनीत। 33 मनोनीत तो बच्चे कितने? 27। 27 का होना था मेरे प्यारे बच्चे निर्वाचन। तो 60 में से 33 मनोनीत होने थे, 27 का निर्वाचन होना था। देखो ऐसी व्यवस्था थी केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होनी थी 60। अब केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या 60 होनी थी, 60 में से 33 जो थे, 33 होने थे मनोनीत। 33 होने थे मनोनीत 60 में से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, मनोनीत। और 27 होने थे निर्वाचित, होने थे निर्वाचित। अब ये जो 27 है ना, 27 में से 14 का है विशेष निर्वाचन। विशेष निर्वाचन 14 का। इस विशेष निर्वाचन में सांप्रदायिक निर्वाचन भी है मेरे प्यारे बच्चे। विशेष में से सांप्रदायिक निर्वाचन भी है। और 13 का होना था सामान्य निर्वाचन। सामान्य निर्वाचन का मतलब है कि उन सीटों पर कोई भी खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट दे सकता है, मतलब वो अनरिजर्व सीट थी। अगर मैं आपकी भाषा में आपको समझाऊं मेरे प्यारे बच्चे, तो वो सीटें कैसी थी? वो सीट अनरिजर्व सीट थी, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। तो 13 सीटें जो थी, 13 सीटें अनरिजर्व थी। 13 सीटों पर सामान्य निर्वाचन होना था, अनरिजर्व थी। ठीक है, किसी भी धर्म का प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट दे सकता है, तो वो सीटें अनरिजर्व थी 13 सीटें। 14 सीटों पर विशेष निर्वाचन होना था। विशेष में से 6 सीटें मुस्लिम्स के लिए थी मेरे प्यारे बच्चे। 6 सीटें आरक्षित की गई जमींदारों के लिए कि उन पर केवल जमींदारी खड़ी होंगी। देखो जमींदारों को अंग्रेजों ने बहुत अधिकार दिए, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा रहा बेटा? जमींदार। मैंने आपको कल बताया भी था कि कैनिंग का स्टेटमेंट था कि हम तो भारत से कब का अपना बोरिया बिस्तरा समेट चुके थे। वो तो शुक्र मनाओ तिरंगा विरोधकों का कि जिन्होंने हमको यहां से जाने से रोक लिया। वो तो शुक्र मनाओ तिरंगा विरोधकों का। तो 6 इसमें जमींदार होने थे और बच्चे मेरे प्यारे बच्चे 2। ठीक है, तो 2 व्यापारी होने थे। 2 सीटें व्यापारियों के लिए आरक्षित की गई थी। तो ये था पूरा सिस्टम। 14 विशेष निर्वाचन था और 13 का सामान्य निर्वाचन था। मतलब 27 सीटें 60 में से इलेक्टेड होनी थी। समझ में आया? ठीक है, 1909 का ये भारत परिषद अधिनियम है। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिंटो जो है उस समय वो भारत का गवर्नर जनरल था और जो आगे वाला व्यक्ति है मार्ले, वो भारत राज्य सचिव था। ठीक है, जब ये अधिनियम बना मेरे प्यारे बच्चे इंग्लैंड में, ठीक है, तो मार्ले मिंटो को लिखता है कि हम भारत में एक ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल बहुत जहरीला होगा। वास्तव में यहां पर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया। मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस क्रांति का जो विलेन माना वो माना मुसलमानों को। क्योंकि आपने देखा, चाहे वो अवध के नवाब हो, ठीक ना, या अवध के क्षेत्रों में बेगम हजरत महल हो, जो अपने पुत्र के नाम से, बिजरिस कादिर के नाम से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, है ना। स्वाभाविक सी बात है। आप अगर ठीक ना फैजाबाद के क्षेत्रों में जाएंगे तो मौलवी अहमदुल्ला साहब वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो इतने ज्यादा भयानक थे कि अंग्रेजों ने उस समय उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रख रखा था, मौलवी अहमदुल्ला साहब के ऊपर। रोहिलखंड बरेली के क्षेत्रों में आप चले जाएंगे, खान बहादुर खान, ठीक है, उन्होंने नाक बदम कर रखी थी अंग्रेजों की। कानपुर के क्षेत्रों में आप चले जाइए मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो कानपुर के क्षेत्रों में बेशक नाना साहेब है, मतलब दूधू पंथ है, लेकिन फिर भी वहां पर जो है ना, ठीक है, मुस्लिम विद्रोहियों की संख्या बहुत अधिक है वहां पर भी, लिटरली बहुत ज्यादा है। ऐसे भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, खान बहादुर खान हो गए, या फिर अवध के क्षेत्रों में जहां पर विद्रोह सबसे ज्यादा तीक्ष्ण और तीव्र था। ठीक है, तो वहां पर भी मुस्लिम है नेतृत्व करता, जिसमें बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में चले जाओ यार, जहां से ठीक है मेरठ से क्रांति की ठीक है शुरुआत हुई, चिंगारी मेरठ में लगी और दिल्ली में आकर विद्रोहियों ने विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहादुर शाह जफर उस समय बहुत यंग थे, ठीक है, महज 82 साल के थे और उनको विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। तो लेकिन बेशक बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया, वास्तविक नेतृत्व करता वक्त खां थे, जनरल वक्त खां, लेकिन सांकेतिक रूप से तो वो थे ही। तो अंग्रेजों ने
ठीक है, 1857 की क्रांति का पूरा ढीकरा जो है वो फोड़ दिया मुसलमानों के ऊपर कि इनकी वजह से ही हुआ है, तो इन्हें हम सताएंगे। लेकिन फिर अंग्रेजों के दिमाग में आया, यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, संख्या में कम है, इन्हें सता के इन्हें परेशान करके हमें क्या मिलेगा। तो ऐसा करो, ठीक है, इनके फेवर की बात करो, इनके हितों की बात करो और इनको अधिकार दो। जब हम इनको अधिकार देंगे इलीगल तरीके से, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन के माध्यम से, तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे इनको अधिकार देते हुए कि मुसलमान आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। ठीक है, ये एक्चुअली होता है, हृदय परिवर्तन ये तो होता है, किसी ने आपको गाली दी, ठीक है ना, और आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, आप मुस्कुराए और कहने लगे भैया 2-3 और दे दो। मैं निश्चितता के साथ बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, वो अगली गाली नहीं देगा अगर होश हवास में होगा। अगर वो मनुष्य है, मानव है, वो आपको गाली दे दे, आप प्यार से बोलो भैया 3-4 और दो, ठीक है, आपके मुंह से बड़ी अच्छी लग रही है, वो नहीं देगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सेम वही कि मुसलमानों के अगेंस्ट हम अगर प्रतिरोध की नीति लाएंगे, रेजिस्टेंस की नीति लाएंगे, उनको दबाएंगे, तो वैसी संख्या बल में कम है। ठीक है, तो हमें क्या फायदा मिलेगा? ऐसा करो कि इनको उठाओ ऊपर, इससे जब इनको ऊपर उठाएंगे तो इससे हिंदुओं को दिक्कत होगी और तब हम समाज में एक बीज बो देंगे, ऐसा जहरीला बीज जिसमें हम डिवाइड करेंगे हिंदुओं को मुसलमानों से और बड़ी आराम से रूल करेंगे। और ऐसा अंग्रेजों ने किया। वास्तव में भारत का जो विभाजन हुआ ना, ठीक है, जो पार्टीशन हुआ, उसके पीछे सर्वप्रमुख कारण ये 1909 का ये मार्लिमेंटो एक्ट ही था। ये 1909 के जो मार्लिमेंटो एक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, इसके जो दुष्प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं, ठीक है, जब ठीक है ये धीरे 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 ठीक है एक ऐसी भावना बलवती होती गई जिसमें घृणा थी, ठीक है, आपस में दोनों समुदायों के बीच में नफरत थी, ठीक है, भाईचारा खत्म हो चुका था पूरा। ये बता रही है ना समझ में। और अंग्रेजों ने इसका भाई साहब भरपूर फायदा उठाया, मतलब भरपूर फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को जितना कैश किया जा सकता था इस मूवमेंट को, अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को उतना कैश किया, जबरदस्त तरीके से कैश किया। आप ये कह सकते हो अंग्रेजों के मजे आ गए मेरे भाई। क्लियर है? अब 33 मनोनीत होने थे। मनोनीत में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, मनोनीत में कितने? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5 शासकीय मनोनीत थे। मेरा गणित बहुत कमजोर है। 5 शासकीय मनोनीत थे और बाकी का 28 जो है वह, ठीक है, सामान्य मनोनीत थे। सामान्य मनोनीत थे। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो ये था 1909 का, ठीक है, पार्लियामेंटो एक्ट। तो यही मैं बता रहा हूं कि केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। 33 60 में से मनोनीत होने थे, जिनमें से 5 सरकारी मनोनीत और 28 साधारण मनोनीत होने थे मेरे प्यारे बच्चे। 27 सदस्य इलेक्टेड होने थे, निर्वाचित होने थे। जो 27 सदस्य हैं, निर्वाचन 2 प्रकार का था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, एक विशेष एक सामान्य। विशेष निर्वाचन 14 सीटों पर था, जिनमें से 6 सीट मुसलमानों के लिए, 6 जमींदारों के लिए, 2 व्यापारियों के लिए। 13 सीटें सामान्य निर्वाचन थी, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है इन सीटों पर। जो सामान्य निर्वाचन था, इन सामान्य निर्वाचन वाली सीटों पर कोई भी खड़ा हो सकता है, ठीक है ना, वह किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो सकता है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, इसी एक्ट के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन से वास्तव में हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ठीक हिंदुओं ने यह कहा कि भाई आप समाज में ऐसा जहरीला बीज क्यों बो रहे हो। ठीक है, तो अंग्रेज मुसलमानों से कहने लगे, देख लो, जब हम तुम्हारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, तुम्हारे हितों की बात कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे मिर्ची लग रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहीं से जो है, ठीक है, हमारी भारतीय राजनीति में, ठीक है, इन दोनों समुदायों के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए। और ऐसे में अंग्रेजों को सहयोग मिला सर सैयद अहमद खान जैसे मुसलमान का। अंग्रेज एक ऐसे मुसलमान की तलाश में थे जो मुसलमानों से कहे कि अंग्रेज तुम्हारे सबसे बड़े हिमायती हैं, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को आप अपनाओ, ठीक है, उसको ग्रहण करो, और ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनो जिससे कि सरकारी नौकरियां आपको मिल सके। और ऐसा व्यक्ति उनको मिल गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय सर सैयद अहमद खान बिजनौर में सदर अमीन के पद पर था, तो मिल गया ऐसा व्यक्ति उनको। और अंग्रेजों ने फिर क्या किया बेटा, उसके माध्यम से ठीक है प्रचार प्रसारित करवा दिया कि अगर तुम्हारा सबसे बड़ा कोई हितैषी है वो अंग्रेज है ना। एकदम जबरदस्त तुष्टिकरण उन्होंने ठीक कर दिया पूरा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान जिनसे अंग्रेज घृणा करते थे, आज भी घृणा कर रहे हैं, लेकिन ठीक माइंड वॉश कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, एक ठीक अपने जीवन की बात बता रहा हूं, और मतलब पूरी हृदय की गहराइयों से बता रहा हूं। अक्सर जो सीधे लोग होते हैं वो हमेशा ठगे जाते हैं, हमेशा ठगे जाते हैं। उनको सब पता चलता है
कि हमारे साथ चालाकियां हो रही हैं, लेकिन वो चुपचाप हंस के सब कुछ सहन कर लेते हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो आगे जनता है ना, जो जनता है आगे, वो उन्हें मूर्ख समझती है। वो समझती है कि इस पे तो कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ जानता ही नहीं है, जबकि उन्हें सब पता है। उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मेरी बात है ना, देखें, इसमें बहुत मर्म है, इसमें बहुत गहरे भाव है। आप समझना इसको। देखिए, अक्सर सीधे और सच्चे दिल वाले लोग छले जाते हैं, उनके साथ छल होता है, ये लिख के ले लो आप। लेकिन ऊपर वाला है ना, वो उनका होता है, वो वो उनका होता है। अरे तुम बन जाओ व्यापारी, तुम बन जाओ अरबपति, तुम बन जाओ करोड़पति। देखिए, एक बार को तुम्हारी दो वक्त की रोटी पर संकट आ सकता है, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना सही, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, वो ईश्वर का बंदा है, उस पर कभी संकट नहीं आएगा। ये बात भी मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है भैया, तो सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई इस एक्ट के माध्यम से। देखिए, यही वो एक्ट था जिसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसे मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान है। कुछ अच्छी भी बातें हुई कि अब बजट पर, देखिए, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न के ऊपर प्रश्न। तो अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। भारत राज्य सचिव कहां पर रहता है? ब्रिटेन में। मैंने आपको बताया था, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद 1858 के भारत शासन अधिनियम से उसकी नियुक्ति की गई, जिनमें से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा की और भारत से आए हुए अभी उन्हें 10 वर्षों से अधिक भी समय ना हुआ हो। तो भारत राज्य सचिव की कार्यकारिणी में 2 भारतीयों को शामिल किया गया बेटा, एक केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये याद रखने हैं। भारत राज्य सचिव जो इंग्लैंड में रहती है, तो भारत राज्य सचिव की कार्यकारिणी में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। 2 भारतीय जिनको शामिल किया गया वह थे एक केसी गुप्ता, ठीक है, नंबर फर्स्ट, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत में जो वाइसराय की काउंसिल है, भारत में जो गवर्नर जनरल या वाइसराय की काउंसिल है, उसमें भी एक भारतीय को शामिल किया गया जिनका नाम है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की काउंसिल में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम है, मतलब एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए लाया गया था बच्चे। ठीक है, अब जो पीछे वाला व्यक्ति होगा वो समझ लेना बेटा, भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय होगा, और आगे वाला जो होगा वो इंग्लैंड में बैठा हुआ भारत राज्य सचिव होगा। तो इसलिए इस अधिनियम के समय जो गवर्नर जनरल था वो चेम्सफोर्ड था, भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू था। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है ना, उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो मिंटो भारत राज्य सचिव, सॉरी, मिंटो भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय है, और जो मार्ले है, ठीक है, मार्ले वो भारत राज्य सचिव है। तो मार्ले मिंटो पीछे वाला भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय होगा, आगे वाला भारत राज्य सचिव होगा। पीछे वाला चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय होगा और आगे वाला भारत राज्य सचिव होगा। ये बात आ गई समझ में? तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और अब इस अधिनियम से क्या किया कि अंग्रेजों को इन 10 सालों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे, कि अंग्रेजों ने जो बीज बोया है, ठीक है, फसल अच्छी हो रही है, नफरत ठीक ठाक पैदा हो रही है। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि इस नफरत को केवल हिंदू और मुसलमानों तक क्यों सीमित रहने दिया जाए, इस नफरत को और बढ़ाया जाए, इसका विस्तार और किया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके उसमें सिखों को भी शामिल कर दिया। अब देखिए, सिख भी उसके अंतर्गत आ गए। लेकिन केवल सिख नहीं बेटा, एंग्लो इंडियन, पारसी वगैरह को भी इसमें शामिल किया था सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके। और पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से ऐसा हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद जो है वह द्विसदनीय हो गया। पहली बार ऐसा हुआ इस अधिनियम के माध्यम से कि केंद्रीय विधान परिषद बेटा द्विसदनीय हो गया। अभी तक जो केंद्रीय विधान परिषद है, अभी तक केंद्रीय विधान परिषद एक सदनीय है। अभी तक केंद्रीय विधान परिषद मेरे प्यारे बच्चे कैसा है, एक सदनीय है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय हो गया। द्विसदनीय हो गया, ठीक है। अब जैसे आज संसद द्विसदनीय नहीं है बेटा, आज संसद में आप देखते हो
ठीक है, आज संसद में उच्च सदन है और निम्न सदन है। आज आप संसद में देखो उच्च सदन और निम्न सदन है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, समझो इस बात को। तो केंद्रीय विधान परिषद कैसा हो गया? ठीक है, द्विसदनी हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, निम्न सदन, ठीक है, विधानसभा, लेकिन उसको बोला जाएगा केंद्रीय विधानसभा। निम्न सदन विधानसभा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या बेटा 140 होनी थी। ठीक है ना। और जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिस्ट्री में आपने बेटा स्वराजवादी दल पढ़ा होगा। स्वराजवादी दल जो कांग्रेस से अलग हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी पार्टी। ठीक है, जिसको बनाए जाने में जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू भी थे इसमें, बाकी के अन्य लोग भी थे मेरे प्यारे बच्चे इसमें। ठीक है, स्वराजवादी दल में। तो स्वराजवादी दल को कांग्रेस का, ठीक है ना, पॉलिटिकल दल कहा जाता है। कांग्रेस का, ठीक है ना, एक राजनीतिक दल कहा जाता है स्वराजवादी दल को। तो स्वराजवादी दल की मांग यही तो थी कि स्वराजवादी दल ने क्यों बहिष्कार किया असहयोग प्रस्ताव का, जिसमें सबसे प्रमुख बहिष्कार किया था आपके सी आर दास साहब ने। क्यों किया था उसका बहिष्कार? इसलिए तो किया था क्योंकि वो चुनावों का बहिष्कार नहीं चाहते थे, वो चुनावों में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, जबकि गांधी मना कर रहे थे कि नहीं, ये चुनावों का भी बहिष्कार करो। लेकिन जब असहयोग की आकस्मिक वापसी हो गई, ठीक है, तो फिर इन स्वराजवादियों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, और अलग पार्टी बनाने के बाद फिर उन्होंने 1923 के चुनाव में भाग लिया। तो वो जो 1920 का चुनाव हुआ, फिर दूसरा चुनाव 1923 में, फिर अगला चुनाव 1926 में, जो 3-3 वर्ष के अंतराल पर हुआ, वो किसका चुनाव था? विधानसभा का चुनाव था, जिसमें टोटल 145 सदस्य होने थे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधानसभा में कितनी होनी थी? 145 सदस्यों की संख्या होनी थी। 145 सदस्यों में से भी मेरे प्यारे बच्चे आपको समझना है कि 145 सदस्यों में से 105 तो इलेक्टेड थे इसमें। 105 सदस्य कैसे थे? इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे। अब बच्चे कितने मेरे प्यारे बच्चे? 40 नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड थे। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होना था। मतलब ये आज की लोकसभा की तरह था, जिसका केंद्रीय विधानसभा में बहुमत होगा वो अपनी सरकार बनाएगा। यह आज की लोकसभा की तरह था, जिसका केंद्रीय विधानसभा में होगा बहुमत, वो बनाएगा अपनी सरकार। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। ठीक है, अब दूसरा सदन है भैया उच्च सदन। उच्च सदन, ठीक है, इसका नाम था राज्य परिषद। उच्च सदन का नाम क्या था? राज्य परिषद। ये उच्च सदन था मेरे प्यारे बच्चे, राज्य परिषद। और राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या थी 60। ठीक है, और इन सदस्यों का कार्यकाल होना था भैया जी 5 वर्ष का, राज्य परिषद। ठीक है, 60। ये एक स्थायी सदन था। इसमें वही था कि इसके 1/3 सदस्य जो होंगे वो, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करेंगे। तो कुछ इस तरह की, ठीक है, इसमें व्यवस्था थी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था, इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का था। तो आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनी हुआ, तो आप कहेंगे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनी 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया इसमें। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके मेरे प्यारे बच्चे, उसमें सिखों को भी शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, सिखों को इसमें शामिल किया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनी कर दिया गया। ठीक है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद को मेरे प्यारे बच्चे द्विसदनी कर दिया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से बेटा, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया मेरे प्यारे बच्चे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जाए कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, आप कहेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मतलब प्रांतीय विषयों को मेरे प्यारे बच्चे, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब है कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। हस्तांतरित हस्तांतरित ऐसे विषय होंगे मेरे प्यारे बच्चे जो कम महत्व के होंगे। तो हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार मंत्री परिषद को दिया गया। ये कम महत्व के विषय हैं, तो प्रशासन करने का अधिकार मंत्री परिषद को। जैसे स्थानीय स्वशासन, कम महत्व का विषय है स्थानीय स्वशासन, तो कह दिया कि स्थानीय स्वशासन पर प्रशासन मंत्री परिषद करेगी। जो लोगों के द्वारा चुनकर आई है सरकार, वो करेगी स्थानीय स्वशासन पर। जैसे कि लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, वो भी अंग्रेजों ने हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा।
शिक्षा को अंग्रेजों ने हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए शिक्षा को, तो ऐसे मामले जो कम महत्व के थे। आरक्षित विषयों पर प्रशासन बेटा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। तो जब आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी तो बड़ा स्वाभाविक है कि बेटा क्यों कहा गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल करेगी, क्योंकि ये महत्व के विषय थे, तो इसलिए इन पर प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। और इन विषयों में जैसे कि आपका फाइनेंस, वित्त, जैसे कि आपका सिंचाई, क्योंकि सिंचाई से अंग्रेजों को कर प्राप्त होता है। देखिए इसमें मेरे प्यारे बच्चे जैसे संचार, देखिए इसमें पुलिस जैसे मामले, ठीक है ना। तो ये जो मामले थे, जो महत्व के मामले थे, ठीक है, ये सभी मामले अंग्रेजों ने मेरे प्यारे बच्चे आरक्षित विषयों के अंतर्गत रखे। तो प्रांतों में आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो किया गया वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आप कहेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन का जो प्रारंभ किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर किया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट देना ही प्रांतों में द्वैध शासन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट देना ही प्रांतों में द्वैध शासन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल प्रशासन करेगा। गवर्नर जनरल मेरे प्यारे बच्चे वित्त, सिंचाई, संचार, पुलिस जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, ठीक है ना, रक्षा हो गया, इसमें संचार हो गया, विदेशी मामले हो गए, तो उनमें गवर्नर जनरल प्रशासन करेगा। और हस्तांतरित विषयों पर मंत्रिपरिषद किन किन विषयों पर, जैसे स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो कम महत्व के विषय हैं। केंद्रीय विधान परिषद को पहली बार बेटा द्विसदनीय किया गया। यही अधिनियम है जिस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद पहली बार द्विसदनीय हुई, देखिए बाई कैमरल हुई। जैसे कि आज आप देखते हैं संसद द्विसदनीय है। निम्न सदन विधानसभा जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 145, जिसमें से 105 इलेक्टेड होंगे और 40 जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे वो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, उच्च सदन का नाम राज्य परिषद किया गया, राज्य परिषद, ठीक है ना, के सदस्यों की संख्या 60 होगी और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा मेरे प्यारे बच्चे वो 5 साल का होगा, राज्य परिषद। ठीक है, तो इस तरह से निम्न और उच्च सदन बनाए। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और उसमें बेटा सिखों को भी अब शामिल कर दिया गया। और इस अधिनियम से पहली बार केंद्रीय विधान परिषदों को द्विसदनीय किया गया। ठीक है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर आते हैं। इसको बेटा मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मैं रिवीजन करवा रहा हूं, है ना। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि पीछे वाला व्यक्ति जो है वो गवर्नर जनरल होगा, आगे वाला कौन होगा, भारत राज्य सचिव होगा। इसमें केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। ठीक है, 60 में से 33 सदस्य मनोनीत होने थे मेरे प्यारे बच्चे, जिनमें से 5 सरकारी मनोनीत और 28 साधारण मनोनीत। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर मेरे प्यारे बच्चे 60 कर दिया गया। 27 इलेक्टेड होंगे, 27 सदस्य जो होंगे, 27 सदस्य इलेक्टेड होंगे, 27 सदस्य निर्वाचित होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। 27 सदस्य निर्वाचित होंगे, इलेक्टेड होंगे। 27 में से जो 14 सदस्य होंगे उनका विशेष निर्वाचन होगा और जो 13 सदस्य होंगे उनका सामान्य निर्वाचन होगा। ठीक है, इन 14 सदस्यों में से ध्यान रखना कि 6 जो होंगे वे मुस्लिम होंगे, 6 जमींदार होंगे और 2 व्यापारी होंगे। 13 सदस्य सामान्य निर्वाचन के तहत, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है। बाकी का 33 मनोनीत होंगे। 33 मनोनीत में से 28 ठीक है शासकीय 5 शासकीय मनोनीत होंगे, माफ करना। ठीक है, 33 में से 5 शासकीय मनोनीत होंगे और 28 साधारण मनोनीत होंगे। ठीक है ना, 33 में से 5 शासकीय मनोनीत होंगे, 28 साधारण मनोनीत होंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद यहां पर अभी तक एक सदनी ही रहा। केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनी नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। केंद्रीय विधान परिषद एक सदनी ही रहा है। लेकिन अब इसमें परिषद के अधिकारों के परिषद के जो सदस्य हैं, परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई इस अधिनियम के माध्यम से। बात तो क्लियर है कि इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, जो परिषद के सदस्य हैं, परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। ये वो अधिनियम था मेरे प्यारे बच्चे जिसमें परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, है ना बच्चे। अच्छा, अब कैसे वृद्धि की गई, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की सबसे पहली बार शुरुआत हुई। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को बनाए जाने पर गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान भी माना जाता है। ये बात क्लियर है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान है, क्योंकि 1892 के भारत परिषद अधिनियम से गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को विधान परिषद में शामिल किया गया है और इस एक्ट को बनाए जाने में गोखले का योगदान है। गोखले खुद बोलते हैं कि वास्तव में जिन
संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ये एक्ट बना था। ये उस समय तो प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है ना, उन संवैधानिक चीजों को, उन संवैधानिक महत्व को उस समय तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन ये आगे आने वाले संवैधानिक सुधारों के लिए इसने एक आधारशिला का कार्य किया। ये खुद गोखले बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब, ठीक है, इससे पहले बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे आप, बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बेटा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि बजट पर अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया मेरे प्यारे बच्चे। इनफैक्ट सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। और ये ध्यान रखना है कि भारत राज्य सचिव जो इंग्लैंड में रहती है मेरे प्यारे बच्चे, इसके सदस्यों की संख्या 15 है। भारत राज्य सचिव की काउंसिल में मेरे प्यारे सभी मुन्ना इस बात को ध्यान रखना बाबू कि भारत राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय, एक केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये मेरे प्यारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे आज भी अब भारतीय समाज में कुछ ऐसे लोग देखते हैं ना जो केवल लेकिन नाम मात्र से भारतीय हैं, सिटीजन के तौर पर वो भारतीय हैं, ठीक है, बाकी का उनके सारे खान पान रीति रिवाज उनके अंग्रेजों के जैसे हैं। एक हमारे भी रिश्तेदार हैं ऐसे 2-3, ठीक है ना, मुंबई वगैरह में रहते हैं और बहुत मतलब जो है ना बहुत धनाट्य लोग हैं, ठीक है, खुद की अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमारे मौसा जी हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी एक शादी में मिले हम एक शादी में थे, ठीक है ना, मौसा जी हैं, ठीक है, मौसा जी हैं, शादी में मिले हमें। मौसी जी भी थी, मौसा जी के दोनों बच्चे भी हैं, हमसे बड़े हैं दोनों, ठीक है, दोनों ही विदेश में सेटल हैं, शादी में आते हैं। वो यार हमसे बात ही नहीं करते यार, हम बिल्कुल ऐसे ही समझ रहे थे तो गांव के ग्रामीण है। तो उनके अपने रीति रिवाज है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया वहां पे, वो अपने होटल में, ठीक है, कुछ अपना ऐसा कुछ खाना खा के आए होंगे, जैपनीज फैपनीज जो भी फूड है, ठीक है। आइए, तो भारत राज्य सचिव की काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। भारत राज्य सचिव की काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। जिन 2 भारतीयों को भारत राज्य सचिव की काउंसिल में शामिल किया गया था, भारत राज्य सचिव की काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, 2 भारतीयों को शामिल किया गया। और बेटा जिन 2 भारतीयों को शामिल किया गया था उसमें केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी है। वाइसराय की काउंसिल में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की काउंसिल में, ठीक है, एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। 1892 का परिषद अधिनियम है, ठीक है, 1892 का जो परिषद अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, उससे पहले मैं 1861 का परिषद अधिनियम आपको बता देता हूं। 1861 का परिषद अधिनियम है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, सब लोग समझना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद का गठन नहीं किया गया था। इसी अधिनियम में पहली बार ऐसा हुआ कि एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया मेरे प्यारे बच्चे, और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। मतलब ये एक तरह से भारतीयों का तुष्टीकरण था, ये बताना भारतीयों को कि हम आपको शामिल करेंगे और आपकी भूमिका को कानून बनाने में सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। तो केंद्रीय विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषदों का गठन करके बच्चे कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन और केंद्रीय विधान परिषद का गठन करने के बाद कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। 3 भारतीयों को बेटा केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ठीक है। अन्य सदस्य गैर सरकारी थे, लेकिन फिर भी बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अर्थशास्त्री बिल्सन थे, बिल्सन के द्वारा बेटा पहली बार आयकर लगाया गया, ठीक है, इनकम टैक्स लगाया गया। और विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश की अवधि जो थी वो 6 माह थी अधिकतम। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई पहली बार, जो कि भारत में मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो प्रणाली की बच्चे नीम कही जाती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब 5वां सदस्य भी जोड़ दिया गया, और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मतलब कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब यहाँ पर सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वे बेटे बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला वह 1909 के एक्ट में मिला। इस एक्ट के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चे प्रश्न पूछने पर सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, मत विभाजन का भी अधिकार नहीं था, और अभी भी बहुमत जो है
वह सरकारी सदस्यों का ही था। 3 भारतीयों को शामिल किया गया, गोखले, बनर्जी, मेहता। इसके माध्यम से निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे संविधान पर जिस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है, वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो सर्वाधिक प्रभाव रखता है। हमारे संविधान के मोटा मोटी 200 ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे या, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आप भारत शासन अधिनियम 1935 के महत्व को इसी आधार पर समझ सकते हैं कि उसका कितना महत्व है, कि संविधान के 200 प्रावधान लगभग यहां से लिए गए हैं। तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। देखिए, मतलब प्रांतों के जो विषयों को मैंने भी बताया था ना, 1919 में प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांटा था, आरक्षित और हस्तांतरित, 2 भागों में बांटा था। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रों में, देखिए, द्वैध शासन को स्टार्ट कर दिया। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके वो द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में लागू कर दिया। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो, क्लियर है? तो प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त करके मेरे प्यारे बच्चे केंद्र में, मतलब केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि वह 1935 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक, कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद का भी प्रारंभ किया गया। देखिए, अभी तक 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बच्चे केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद को। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय है ही मेरे प्यारे बच्चे, राज्य परिषद और विधानसभा। कुछ राज्यों में भी, जैसे आज वर्तमान में आप 6 राज्य देखते हैं ना, जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो ऐसे कुछ प्रांत ऐसे भी थे 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जिनमें द्विसदनीय विधान परिषद, ठीक है, लागू कर दी गई। और वो प्रांत बेटा कौन कौन से हैं? बंगाल होगा, बंबई होगा, मद्रास होगा और संयुक्त प्रांत होगा और एक बिहार होगा। ठीक है, तो ये 3 तो प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, बंबई और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियां हैं। संयुक्त प्रांत बिहार और असम, ठीक है, संयुक्त प्रांत बिहार और असम, ये 3 अलग से होंगे। तो कुछ प्रांतों में भी द्विसदनीय विधान परिषद, समझ में आ गया? मतलब कुछ प्रांतों में भी, ठीक है, विधान परिषद द्विसदनीय, मतलब वहां पर भी उच्च सदन और निम्न सदन होगा, वहां पर भी उच्च सदन और निम्न सदन होगा प्रांतों में भी। जैसे आज नहीं होता, 6 प्रांतों में है मेरे प्यारे बच्चे, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। आप पढ़कर आए हैं, स्वाभाविक सी बात है, पढ़कर नहीं आए मेरे प्यारे बच्चे, आप जी कर आए हैं पॉलिटी में। और जब मैं पीछे देखता हूं ना, कभी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मैं पीछे देखता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया बच्चों को, किस तरह से, कभी मैं अकेला बैठा हुआ होता हूं, कभी चाय पी रहा हूं, कभी कॉफी पी रहा हूं, एकांत में हूं, तो मैं सोचता हूं यार बड़ा जबरदस्त पढ़ाया है। मतलब एक चीज क्लास में तैयार करवा दी। और ये हकीकत, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी एक विषय का अध्यापक नहीं हूं, ठीक है, मेरे लिए चैलेंज ये होता है, और विषयों के अध्यापक, जैसे मैथ का है तो वो मैथ का ही है, रीजनिंग का है तो वो रीजनिंग का ही है मेरे प्यारे बच्चे। एक दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ ये है कि मैं आपके विषय, आपके बैच में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो किसी दूसरे बैच में मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिर किसी बैच में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। जैसे अभी एलटी ग्रेड, ठीक है, एक बैच है हमारा, शिक्षक बैच एलटी ग्रेड का, तो उसमें जो है ना सारे विषय हैं आपके, ठीक है, जीएस के, एसएसटी, उसमें एसएसटी कहा जाता है, सोशल साइंस, उसमें हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री जैसी आप पढ़ते हैं वैसी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉड हिस्ट्री है। ज्योग्राफी जैसे जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं मुश्किल से 20%, जो मैं पढ़ा रहा हूँ 80% फालतू है ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, वो पॉलिटी केवल राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। और एलटी ग्रेड वाली बैच में, ठीक है, आप बच्चे पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, थिंकर्स पढ़ रहे हैं, विचारधाराएं पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अभी लेखपाल आएगा, ठीक है, उसमें मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। वहीं पीसीएस में आप चले जाओगे तो पेपर 4 एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इतना सब कुछ होता है, कई बार तो मुझे ये नहीं पता चलता कि कौन से बैच में कौन सा टॉपिक देना है। लिटरली बता रहा हूं, कौन से बैच में कौन सा टॉपिक नहीं पता चलता मुझे कई बार। फिर भी, लेकिन जब मैं देखता हूं, रात में जब सोने के लिए जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि यार मजा आया क्या, पूरी मेहनत की है
ऐसा तो नहीं किसी बैच में थोड़ा जल्दी से हो गया हो, थोड़ा ऐसा लगा हो कि हाँ चलो खत्म कराना है, तो मैं शायद 100 दिनों में कोई 1 या 2 दिन ऐसा होता होगा जब होता होगा कि हाँ यार आज थोड़ा सा उस बैच में जल्दी हो गया, तब थोड़ा सा दुख होता है। 100 में से 1 या 2 दिन ऐसा हुआ होगा, नहीं तो बाकी का अन्य दिन बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है। जीवन में कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि ये बनना है कि वो बनना है कि ये करना है कि वो करना है, ये और वो, ठीक है। मुझे पता है कि मुझसे भी ज्यादा लोग ईमानदार हैं, मुझसे भी ज्यादा लोग मेहनती हैं, मुझसे भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, मुझसे भी ज्यादा लोग सभ्य हैं, मुझसे भी ज्यादा लोग नैतिक हैं। ये मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से समझता हूं। तो इसलिए नैतिकता का, मानवता का एकमात्र परिचायक या संदेशवाहक या दूत मैं नहीं हूं। ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, तो कुछ बातें शेयर की आज आपसे, बढ़िया लगा, आज मन था, क्योंकि मैं मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं सुबह 5 बजे सोया हूं। आप विश्वास नहीं मानोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊं 5 बजे तक, नहीं पढ़ाऊंगा मैं 2 बजे तक, 12 बजे तक मैंने रात को क्लास लिया, 1-2 घंटा फिर पढ़ाऊं मैं, और उसके बाद फिर नींद ही नहीं, क्योंकि वो एक स्लीपिंग साइकिल होता है ना, वो चली गई नींद, और चली गई तो फिर नींद नहीं आई, नींद नहीं आई तो फिर बहुत सोचा, ये सब बहुत ख्याल आता है दिमाग में। और फिर मैंने, ठीक है, एक ही बात मेरी होती है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो बस, ठीक है, पूरे दिल से पढ़ाऊँ, पूरी जी जान से पढ़ाऊँ, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो कुछ प्रांतों में द्विसदनी विधान परिषद का प्रारंभ किया गया, और वो प्रांत कौन से थे जिनमें द्विसदनी विधान परिषद? बंगाल था, बंबई था, देखो 3 तो प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार और असम हो गया, ठीक है। अब यही वो एक्ट था, हमने भी पढ़ा है ना कि भारतीय संविधान में, जब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, तो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां कहां से ली बताओ? तो हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली। तो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में आई, जिसमें संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है ना, 36। अब मैंने ये बात विनायक बैच में भी पढ़ाई, तो विनायक बैच में, ठीक है, तुम्हारे बैच में भी तो शुरुआत में मैंने ये बात बताई थी, तो 1-2 बच्चा कह रहा है आपने गलत बता दिया, संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 1। भाई ये भारत शासन अधिनियम वाली है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में लिस्टेड है। तो 1935 की यूनियन लिस्ट में 59, ठीक है, स्टेट लिस्ट में 54 और कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट थे, 36 विषय थे। जो अपशिष्ट विषय होते हैं, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्राप्त था बेटा। जो अपशिष्ट विषय होंगे, जो रेजिडोरी पावर्स होंगे, तो अपशिष्ट विषयों पर आज केंद्र सरकार, मतलब अपशिष्ट विषयों पर आज संसद कानून बनाती है। वर्तमान स्थिति ये है, आप केंद्र राज्य संबंध में पढ़कर आएंगे, अपशिष्ट विषयों पर ठीक है कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। लेकिन अब ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में अपशिष्ट विषय जो थे, अपशिष्ट विषय सौंपे गए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल को, वायसराय को। अपशिष्ट विषयों पर वायसराय कानून बनाएगा। लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा की गई थी, लोक सेवा आयोग बन गया था बेटा 1926 में। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उस संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से काम करना स्टार्ट किया, और जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर थे, ठीक है, 2 अन्य इसमें सहायक न्यायाधीश थे, ठीक है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये एक लिखित दस्तावेज था, रिटन डॉक्यूमेंट था मेरे प्यारे बच्चे। ये एक लिखित दस्तावेज था जो कि बड़ा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि इसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे, और इसमें 10 परिशिष्ट थे, 10 अपेंडिक्स थे इसमें, ठीक है। तो एक लिखित दस्तावेज था जो कि बहुत बड़ा था, 14 भाग, 321 अनुच्छेद, और इसमें 10 परिशिष्ट थे। नेहरू इसकी आलोचना करते हैं कि इस अधिनियम को दास्ता का एक चार्टर कहते हैं। नेहरू इस अधिनियम को क्या कहते हैं? दास्ता का एक चार्टर। और अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा देते हैं। और इसी अधिनियम से बेटा बर्मा को भारत से अलग किया गया, ठीक है ना, बर्मा को भारत से अलग किया गया, इसी अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग किया गया, ठीक है। तो ये वो अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चे, और ये समाप्त हुआ, संवैधानिक विकास का पूरा इतिहास आज समाप्त हुआ।
एक भैया कह रहे हैं कि अपने मौसा के लड़कों से बड़ा बन जाइए, मैं आज भी उनसे बड़ा हूँ। अरे यार, उनके पास रुपया होगा, उनके पास पैसा होगा, मैं मानता हूँ कि उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, विला है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। तो रुपए पैसों से थोड़ी नहीं कोई बड़ा होता, रुपए पैसों से बड़ा नहीं होता। ठीक है, यदि आज मैं आया, ठीक है, कहीं किसी शहर में जाने लगा, मान के चलिए पीलीभीत जाने लगा, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा कि मैं पीलीभीत में हूँ भैया, ठीक, कोई अपने घर पे रुकने दे। कम से कम नहीं तो 20 मैसेज आ जाएंगे कि सर आप रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। ठीक है, मैं बदायूं चला जाऊं, मैं बलिया चला जाऊं, मैं आजमगढ़ चला जाऊं, कहीं रास्ते में फंस जाऊं, तो बस मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालूंगा, लाइव आऊंगा, पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे। तो मैं इस आधार पे बहुत बड़ा हूं। और वो अगर कहीं फंस जाएंगे तो उन्हें होटल लेना पड़ेगा। अब होटल भी वो ऐसा ले नहीं सकते 500 600 हजार रुपए वाला, लेकिन वो 5 स्टार और 3 स्टार लेंगे। तो आदमी दिल से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। रुपया पैसा क्षणिक है, ये हकीकत बात है, और मैं आज भी रुपए पैसे को क्षणिक मानता हूं। तो इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। मैंने कई लोगों से ये कहते हुए सुना है कि नहीं, दिल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अंततः रुपया पैसा ही सब कुछ होता है। मैं आज भी रुपया पैसा को क्षणिक मानता हूं, अब विश्वास मानिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब तक मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं साइकिल को बहुत बड़ी चीज समझता था। फिर यार कैसे भी भगवान साइकिल मिल जाए। पापा ने बोल दिया था कि अगर हाई स्कूल में तू अच्छे मार्क्स लाएगा तो तुझे साइकिल मिल जाएगी, तो बहुत अच्छे मार्क्स लाया। ठीक है, इतने अच्छे मार्क्स लाया कि डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया मथुरा। ठीक है, मैंने मथुरा से हाई स्कूल की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम है वहां से। फिर उसके बाद इच्छा हुई मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल की जिद की, तो उन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स का मुझे प्रॉमिस किया कि अगर 12th में अच्छे मार्क्स लाएगा, तो 12th मैंने किया है यहाँ पर बुलंदशहर सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर से, वहां पे भी अच्छे मार्क्स, मोटरसाइकिल मिल गई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मिलती चली गई ना चीजें, ठीक है, वैसे वैसे उनसे मोह भंग होता हुआ चला गया। आज कार है, ठीक है, आप जब छोटी कार थी तब बड़ी कार चलाने का शौक था, अब जब बड़ी कार है तो और बड़ी कार चलाने का शौक है। तो धीरे धीरे इन सबसे मोह खत्म होता चला जाता है। वो हमें किसी भी चीज की अहमियत, ठीक है ना, या हमें किसी भी चीज की जरूरत तब तक होती है जब तक वो हमारे पास नहीं होती। जब वो हमारे पास होती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि यार कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो, ठीक है, आपके मूल्य हैं, ठीक है, जो आप वास्तव में अंदर से हो, ठीक है, आप वही बने रहो। कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आदर्श दिखाने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा नैतिक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मैं 4 5 चीजें बोलता हूं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन्हें मत करो बस आप। इनको आप अपने जीवन से बहुत दूर रखो। मैं सच बात बता रहा हूं, आप दुनिया के उन 1% लोगों में से एक हैं जो कि वास्तव में सदमार्गी हैं, जिनके, ठीक है, वचन शुद्ध हैं, जिनका मन शुद्ध है, और जो अपने आप में अनुपम है। आप उन 1% लोगों में से एक हैं। और अच्छा बनने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ नहीं करना होता, धीरे 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 अपनी आदतों में सुधार करना होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।